यस कम इन। पीयूष गर्ग, आइए बैठिए। मास्क उतार दीजिए अपना। पीयूष जी, आप पटवारी पद पर कार्यरत हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए। जी सर। बहुत ये पद तो अभी बहुत चर्चा में है। जी सर। हाँ, क्या चर्चा है? सर, पटवारी वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। अच्छा, पटवारी हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं ये? सर, 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो ग्रेड पे 3600, दूसरा वेतनमान पे स्केल है वो 7, 24, 21 और 28 के लिए, और तीसरा है कि नो वर्क नो पे के आदेश को स्थगित किया जाए। तो आप हड़ताल पे हैं अभी? जी सर। हड़ताल का ये मीनिंग क्या है? हड़ताल क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या है? सर, हड़ताल का मतलब ये होता है कि आपकी जो मांगे हैं उसके लिए सविनय अवज्ञा मतलब आंदोलन सबसे। मैं जब छोटा था तो मैं जब मांगे रखता था अपने फैमिली में, तो ऐसी कोई हड़ताल नहीं करता था। मेरे पापा से बोलता था, या तो मना करते थे या हो जाता था, मिल जाता था। तो ऐसी हड़ताल का ये प्रशासन में, सोसाइटी में ऐसा ये प्रचलन क्यों है? आपको नहीं लगता कि ऐसे होने से आज आम जन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? लोग जो किसान हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है आप लोग गलत कर रहे हो। सर, बिल्कुल गलत तो सर है एक तरीके से, लेकिन यूनियन के हिसाब से कर रहे हैं सर इसमें। लेकिन इसमें अतिरिक्त सर्कल का परिष्कार कर रखा है, और जहाँ पर पदस्थापन है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं सर। कर रहे हैं? जी सर। एक लेटर भी अभी चर्चा में रहा है। जी सर। और वो लेटर में ये बताया गया है कि जो लोक प्रशासन का पद सौंपाने की व्यवस्था है उसको चेंज किया गया है। जी सर। और वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। जी सर। आप उसके बारे में जानते होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। तो इस तरह से अगर ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी के काम को करने लग जाएगा तो उसका काम तो बढ़ेगा ही। जी सर। ऐसे समय में आप अपने आप को एक एसडीएम के रूप में देखिए, क्योंकि आप एसडीएम के लिए यहाँ आए हैं। जी सर। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आपके सामने आप एसडीएम हैं, जी सर। आपके पटवारी, आपकी रेवेन्यू टीम हड़ताल पर है, अब आप कैसे काम करेंगे? उनसे कैसे काम निभवाएंगे? सर, इस संबंध में सबसे पहले मैं मेरे यूनियन से, जो एसडीएम का जो आरएस का जो यूनियन है, उन संबंध में उनसे बात करेंगे। यूनियन जो फैसला लेती है इस संबंध में कि पटवारी का कार्य यूनियन करती है, या यूनियन उसके लिए अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करती है कि यह कार्य जो है ये हमारे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सर्विस से ज़्यादा यूनियन पर विश्वास रखेंगे? सर्विस के साथ साथ यूनियन का भी सर। यूनियन मीन्स आपका जो आरएस, जैसे आप आरएस के लिए आए हैं। जी सर। और आरएस आप सेलेक्ट हो गए। जी सर। अब आरएस एसोसिएशन पे विश्वास रखेंगे, सरकार पे और प्रशासन पे नहीं रखेंगे? सर, सरकार पे और प्रशासन पे भी है, लेकिन यूनियन के उनके साथ साथ यूनियन पे भी मेरा विश्वास रहेगा। और सरकार की अगर कोई ऐसे आदेश या इस तरीके से कोई आदेश है जो कि हमारे यूनियन के या हमारे हितों के विरोध में है, तो हम उसका विरोध करेंगे सर। तो आपको फिर सिस्टम का पार्ट हो आप? जी सर। सिस्टम का पार्ट होकर सिस्टम का ही आप अपोज कर रहे हो, खिलाफत कर रहे हो। जी सर। तो फिर ऐसे में तो आपका सिलेक्शन ही नहीं बनता है। सर, सिस्टम के साथ में सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर हमें हमारे अधिकारों को लेकर के या हम किसी का हनन हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और बिल्कुल सर, हम इसमें गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। अहिंसक आंदोलन है, गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या परिणाम देखते हैं सर? इसके परिणाम सफलता हासिल होगी सर सरकार। जी सर। आपने कभी बाल लिंगानुपात का नाम सुना है? जी सर। क्या मतलब होता है इसका? सर, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या। तो ये कैसे कितने नंबर पे आंका लगता है? सॉरी सर, मुझे ज़्यादा कैसे। अच्छा, जैसलमेर जहाँ से आप आते हैं, आपको कुछ आइडिया है कि बाल लिंगानुपात से जैसलमेर का क्या कनेक्शन है? सर, सॉरी सर, मुझे इसका फैक्चुअल याद नहीं। अच्छा, तो यहाँ कितना टाइम हुआ आपको राजस्थान में? सर, मैं उदयपुर में पदस्थापन हूँ। आप उदयपुर में थे और जैसलमेर नहीं रहे आप बिल्कुल भी? जी सर, जैसलमेर गया हूँ। तो जैसलमेर कब छोड़ा आपने? सर, मैंने 2014 में छोड़ा। हाँ, तो 3-4 साल, मतलब 6 साल हो गए ना, 6-7 साल हो गए। तो जैसलमेर की कुछ सामाजिक समस्याएं बताइए जो यहाँ से अलग है। यहाँ पे नहीं है पर जैसलमेर में है वो समस्या।
क्योंकि वहाँ बहुत चुनौतियाँ हैं ना जैसलमेर में, अलग जी सर। तरह की मौसम को लेके और जो वातावरण है उसको लेके, तो वहाँ की ऐसी चुनौतियाँ बताइए जो जैसलमेर में तो है पर यहाँ नहीं है। सर जैसलमेर में दो मुख्य रूप से हैं सर। एक तो महिला साक्षरता जो है जैसलमेर का वो बहुत कम है सर, वहाँ पे महिला साक्षरता, और दूसरा लिंगानुपात है वो कम है, मतलब धौलपुर के बाद दूसरा नंबर जैसलमेर का आता है लिंगानुपात का। ये दो मुख्य समस्याएं हैं सर। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि आप 4-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उदयपुर और राजस्थान में, जी सर। तो यहाँ की ऐसी 2 सामाजिक समस्याएं बताइए जो यहाँ पे तो हैं पर जैसलमेर में वो प्रॉब्लम नहीं है। सर एक तो सर यहाँ पर जो बाल और महिलाओं की जो तस्करी होती है सर, बाल तस्करी और महिलाओं की तस्करी विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के अंदर और गुजरात बॉर्डर के पास में, एक तो सर ये हो गया, और ये वहाँ नहीं है। सर वहाँ बाल तस्करी महिला तस्करी। और एक और बताइए। दूसरी सर मैं फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, बच्चों की जो ये तस्करी का आपने नाम लिया है, ये बाल तस्करी अपने यहाँ पे आपने पता किया है किस क्षेत्र में होती है और कौन किस काम के लिए ले जाते हैं बच्चों को? जी सर, बाल तस्करी ज़्यादातर जो गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र में है, जिसमें कोटड़ा, खेरवाड़ा, जाड़ोल ये जो तहसील है सर वहाँ पर, इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। इनका उद्देश्य होता है सर दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या है कि पास में गुजरात का बॉर्डर है तो वहाँ पर कपास की खेती के लिए सस्ते मजदूर ये मिल जाते हैं बाल तस्करी, और दूसरा सस्ती मजदूरी होती है बच्चों की तस्करी, और सस्ती मजदूरी होती है। इस तरीके से इनका होटलों में खाने के लिए भी सस्ती मजदूरी, दूसरा होटलों में और रेस्टोरेंट में काम करने के लिए सस्ते लेबर मिल जाते हैं। तो कपास में बच्चे क्या काम करते हैं? कपास की खेती में बच्चों की जिम्मेदारी क्या रहती है? कपास बीनने का कार्य सर। कपास बीनने का काम करते हैं। तो उनको रोकने के लिए कुछ प्रयास हुए हैं सरकारी स्तर पे? आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में? सर सरकार द्वारा इसका समय समय पर इसके प्रयास किए गए हैं, लेकिन सर फिलहाल मैं इसके लिए रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जिन परिवारों से ये बच्चे जाते हैं उन परिवारों की कुछ स्थिति के बारे में आपको पता है? सामाजिक स्थिति के बारे में, वो परिवार कैसे हैं, क्यों भेज देते हैं बच्चों को ठेकेदार के साथ? सर सबसे पहले इनका मुख्य कार्य एक तो जनजातीय बाहुल्य, और दूसरा इनका कार्य आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। मुख्य कारण इनका कारण होता है वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, और दूसरा जनजातीय बाहुल्य में जहाँ शिक्षा का अभाव होता है तो वो शिक्षा को उतना जोड़ नहीं दे पाते हैं, और वो कम उम्र में ही बच्चों को मतलब पैसों के लालच में उन्हें इसमें भेज देते हैं। तो जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया ना, कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुंदा, कुंभलगढ़ वाला जो एरिया है जहाँ से गुजरात के लिए बीटी कॉटन के लिए ले जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे एक माइग्रेशन या पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है, ज्वलंत है वहाँ पे ना। जी सर। आपने सुना है कभी माइग्रेशन या पलायन या प्रवास शब्द सुना है आपने? बिल्कुल सर। इसके बारे में कुछ बताओगे आप? जी सर, बिल्कुल सर। सर यहाँ पर सूरत और बॉम्बे की तरफ ज़्यादातर प्रवासन होता है, और व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ से ज़्यादा वहाँ प्रवासन करते हैं, और वो त्यौहार के अवसर पर, विशेषकर त्यौहार और या विवाह के अवसर पर वो यहाँ आते हैं। बाकी अधिकांश समय वो अपना प्रवास में सूरत और गुजरात में व्यतीत करते हैं। तो ये जो प्रवास करते हैं इस क्षेत्र के लोग, ये संगठित क्षेत्रों में जाते हैं या असंगठित क्षेत्रों में जाते हैं ज़्यादा? संगठित क्षेत्रों में जाते हैं। संगठित क्षेत्रों में जाते हैं। अच्छा, तो इनको आपको कभी मिलने का मौका मिला? किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं ये अपने यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, मतलब डेस्टिनेशन पे भी और वहाँ पे भी, होम में भी? सर मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। मतलब आपने कभी पता किया कि जैसे मैं पलायन के लिए यहाँ अपना गांव छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आर्थिक समस्या के कारण परेशान होकर जा रहा हूँ, वहाँ डेस्टिनेशन पे मुझे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये आपने कभी कुछ जानने की? जी सर, मैंने इसे जानने की उनसे कोशिश करी, तो उनका ये वो उनके जानने का जो दृश्य, मेरे व्यक्तिगत कभी किस लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता, हमें वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता अपना बनाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो वहाँ पर हमें उज्जवल दिखाई देता है। वो हम तो स्ट्रगल कर लेते हैं जिस तरह की स्ट्रगल करके, लेकिन उसके बाद जो बॉम्बे और सूरत जैसे जो शहर है वहाँ पर वो अपने बच्चों को एक अच्छा स्टैंड दे देते हैं। ये वो है सब। और अभी क्या हुआ था कि कोरोना काल में तो बहुत सारे श्रमिक वापस आ गए। अकेले गोगुंदा में जैसे 14,000 एक साथ आ गए, मतलब उनको वापस से रखना मुश्किल हो गया था जब ये कोरोना फैल रहा था ना, तो ज़्यादातर लोगों ने यहीं रहने का किया था, और वापस से फिर कोरोना थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और यहाँ पे उनको कोई रोज़गार के अवसर नहीं मिले तो वो भागे, है ना। मेरा खाली बस ये सवाल है कि अगर आप अधिकारी बन जाओगे तो क्या इस तरह के प्रवासी लोग जो बाहर से यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं
उनके लिए कोई दिमाग में आपके कुछ है कि अब मैं आप क्या करना चाहोगे अगर आपके सामने इस तरह की चुनौती आती तो? उनको वापस भेजोगे अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवास के तरीके से, या फिर यहाँ पे उनके लिए कोई वैकल्पिक कुछ अगर करना चाहें तो वो करेंगे, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? आप क्या करना चाहोगे? सर, प्रवासी वहाँ से यहाँ आते हैं तो प्रवासियों को सबसे पहले वो उनके अंदर किस कार्य को करने की दक्षता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस कार्य को वो करते हैं, उस कार्य के अंदर मेरे उपवन क्षेत्र के अंदर कहाँ पर उस उनकी क्षमता के अनुसार जहाँ कार्य होते हैं वो कार्य का चयन करके उनको वहाँ पर लगाए। हाँ, लगाए। अभी जनसंख्या के आंकड़ों से रिलेटेड ही पूछा था, जनसंख्या घनत्व और जैसलमेर का कुछ जी मैम। क्या राजस्थान के संदर्भ में? मतलब सबसे कम घनत्व जैसलमेर का 17 है। सबसे ज़्यादा किसका है? जो जयपुर का। अच्छा, आपके जैसलमेर में बहुत फेमस लोक देवता है, जी मैम। बहुत बड़ा मेला पड़ता है, जी मैम। क्या कहा जाता है वहाँ जो जाते हैं? मैडम वहाँ पोखरण के पास में रामदेव बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल बीज से लेकर 11 तक में। कारण ये है कि वो लोक देवता है और वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, छुआछूत निवारण में और पर्यावरण संरक्षण में उनका इन क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और लोगों की उनके प्रति अगाध आस्था है। अच्छा, तो जो वहाँ पे जाते हैं उनको कुछ विशेष नाम से संबोधित किया जाता है ना? सीजन में जो जाते हैं, बहुत पैदल यात्री भी जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बहुत सारे यात्री आते जी हैं। मैम, मैं फिलहाल उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जातरू कहा जाता है? जातरू से। क्यों कहा जाता है जातरू? और एक कावड़िया, दो शब्द है, क्या अंतर है इन दोनों में, जातरू और कावड़िया? सॉरी मैम। चलिए, आप वहाँ के हैं, आपके मरुस्थल है वहाँ पे। जी मैम। और एक आजकल नाम आ रहा है डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, क्या है ये? मरुस्थलीकरण से तात्पर्य है कि मरुस्थल का निरंतर विस्तार होना, वो इसको डेजर्ट मार्च भी कहते हैं। मरुस्थल का अपनी तरफ से विस्तार होना, तो अपने क्षेत्र से और बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना। तो कहाँ तक मानते हैं आप? जोधपुर तक पहुँच गया? जी मैम, जोधपुर के कुछ क्षेत्र में, पोखरण के आसपास जोधपुर के क्षेत्र में, पोखरण तक, पोखरण से क्रॉस जोधपुर तक यहाँ पहुँच गया। हमादा उसका भाग है। अच्छा, आजकल एक जैसे बजरी माफिया सक्रिय, वैसे बताते हैं कि रेगिस्तान की मिट्टी को भी ले जाने के कोई माफिया सक्रिय हो गए, जो उस मिट्टी को ले जा रहे हैं, ऐसा सुना है आपने? सॉरी मैम। अच्छा, चलो, आप अगर एसडीएम हुए और आपने ऐसा देखा कि, तो आप क्या करेंगे उसे रोकने के लिए? रेती ले जाने के सबसे पहले मतलब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी लीगल, मैं वो करूँगा, उसे रोकूंगा और उन पर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करूँगा। ठीक है, आपने अभी हड़ताल के बारे में बताया, तो ये हड़ताल का कॉन्सेप्ट आज का तो नहीं है। जी मैम। इवन गांधी जी ने भी जब सत्याग्रह किया था तो उन्होंने भी बहुत से तरीके बताए थे, हड़ताल भी इसमें से एक था। तो सत्याग्रह का ही एक तरीका है। आप सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में? जी मैम। क्या है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे अप्लाई किया, आप बता सकते हैं इसको? जी मैम, सत्याग्रह मतलब गांधी जी का अपने उस समय की मांगों को मनवाने के लिए या उस तरीके से अपने तरीकों को पेश करने का तरीका सत्याग्रह। उसमें ये था कि अहिंसावादी तरीके से अपनी बात रखना, और उसमें उपासना और उपवास और सॉरी मैम, उसको मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, सकता। एक हिजरत शब्द भी यूज लिया था इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने। जी मैम। जानते हैं? हिजरत का मतलब अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ से सूरत तो उधर चले जाते हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, मतलब गांव छोड़ के वो शहरों की ओर जा रहे हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स तो होती होगी उनको। जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है शहरीकरण से? शहरी मैडम, सबसे पहले उनके वहाँ के लिए एक आवास की योजना, क्योंकि वहाँ पर आवास की या ठहराव की जो वो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर। तो वहाँ उनको एक छोटे से घर के अंदर उन्हें रहना पड़ता है। बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इस तरीके से उनको स्टेबल करने के लिए काम रोजगार का एक ढूंढना, वो इनके लिए वहाँ सबसे पहले इन समस्याओं का सामना करना। पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उससे? वो लोग सब वहाँ चले जाते हैं गाँव का छोड़ के सिटी में, तो अगर उनके पास व्हीकल है तो इस तरीके से उन पर पर्यावरण प्रदूषण जो है वो उस तरीके से ट्रैफिक बोझ बढ़ रहा है। ये ठीक। आजकल प्रशासन में और देश दुनिया में 3-4 शब्द है। जी सर। एक होता है पारदर्शिता, जी सर। एक होता है संवेदनशीलता। जी सर। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? पारदर्शिता से तात्पर्य सर ये है कि जो चीज़ कानून और
कानून में जो चीज़ है लीगल है वही चीज़ सामने जो चीज़ कागजों में है, जो चीज़ वही चीज़ यथास्थिति धरातल पर दिखनी चाहिए। संवेदनशीलता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर की भावनाओं से। अब आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास कोई कागज़ नहीं है, न वोटर आईडी है, न गाँव का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। जी सर। ठीक है, और वो आपके वहाँ पर एक मांग करता है कि खाद्य शुल्क साहब मेरा नाम लिखवाएगा। जी सर। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप तो कह रहे हो कि भावनाओं के आधार पर, और उसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो सर ऐसी स्थिति में मैं उसे उसकी पंचायत का पता करूंगा, उसके गांव का पंचायत का पता करूंगा। उसके पास अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तो सबसे पहले मैं उसे बैठाऊंगा, उससे मैं बात करूंगा, उससे मैं सुनूंगा उसको ध्यान से, उसकी क्या समस्या है उसको सुनूंगा। उसके बाद समझने के बाद मैं संबंधित पटवारी को, ग्राम सेवक को आदेशित करूंगा कि इस नाम की व्यक्ति के अगर आपके पास में कोई कागज़ है पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो भी कागज़ है वो कागज़ पेश करें। अगर वो कागज़ सही है तो इनका नाम NFSA सूची में नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है, चलो एक ये बताओ, एक पिछले वर्ष लगभग आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था। जी सर। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों हजारों लोग पैदल चल के आए, बहुत सारे एक्सीडेंट भी अखबार में केस आए। जी सर। कई गर्भवती स्त्रियां 10-10 किलोमीटर चली, बहुत सारे ऐसे केस आए। जी सर। तो वो लॉकडाउन का जो डिसीजन था उस समय, जी सर, वो सही था अथवा गलत था? सर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सही था सर। सही था, आपकी नज़र में वो सही था? सरकार द्वारा लिया गया फैसला तथा समय में सही था। आपको सही और अच्छा, अब ये बताओ कि आप वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्या है। जी सर। आप ऑफिस में, आपने जिस ऑफिस में ज्वाइन किया, जी सर, वहाँ लोगों के द्वारा पता लगा कि आपके ऑफिस में इस प्रकार का बहुत सारा बोलबाला है। जी सर। तो आप उसको रोकने के लिए जी सर, क्या कदम उठाओ? सबसे पहले सर मैं उस क्षेत्र को चिन्हित करूंगा, उस पार्ट को, उस डिपार्टमेंट के उस भाग को जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ठीक है, सबसे पहले उस कर्मचारी को मैं बुलाऊंगा, चैम्बर में बुलाकर उससे मैं बात करूंगा इस तरीके से मेरी बात सुनने में आई है कि इस तरीके, अगर ऐसा कहीं है तो आप ऐसा कोई है तो उसे रोक दिया जाए, पहली चीज़ तो उसे आगे न करना। दूसरा, इस संबंध में मेरे पास शिकायत अगर वास्तविक धरातल पर शिकायत आती तो मैं उस पर मेरे दायरे में जो भी कानूनी कार्य में जो भी कार्रवाई आती मैं वो करूँगा। आप कार्रवाई करो। जी सर। ठीक है, अब ये बताओ, कुंभ का नाम सुना? जी सर। वर्तमान में कहाँ कुंभ चल रहा है? सर चलो कोई बात नहीं। एक मिनट सर, प्रयाग में सर। फिर बताओ, अभी एक तो अपना महीना चल रहा है अंग्रेजी माह, हिंदी माह कौन सा चल रहा है? फाल्गुन सर। फाल्गुन चल, कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल के कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष। होली के बाद आने वाले कोई 3 त्योहारों के नाम बताओ। सर एक तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 को, और गणगौर, और चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी से। अंतिम प्रश्न है आपका, जी सर। तो आपको बताना है कि अगर देश में जातिवाद के नाम पर बात की जाती है कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, जी सर, तो ये जातियाँ समाप्त हो जानी चाहिए या जातियाँ रहनी चाहिए? सर जातियाँ रहनी चाहिए सर। जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए, छुआछूत न किया जाए, और इस तरीके से अगर कोई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन जातियों का एक विशेष आधार होता है सर, जो एक सामाजिक संगठन की स्थापना में। नहीं, अब आपने कहा कि जाति रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। अब आपकी जाति में से आपकी बहन, जी सर, किसी दूसरी जाति से, जी सर, विवाह करती है या आपको कहती है कि मैं उस दूसरी जाति के पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ, जी सर, तो इसमें आपकी क्या राय है? सर सबसे पहले मैं बहन से बैठा करके ये बात करूँगा कि आप क्या तुमने उस लड़के को पूरी तरह से समझ लिया है, क्या तुम उसे पूरी तरह से समझ लिया, उसका बैकग्राउंड। मैं भी अपने स्तर पे, मेरे पेरेंट्स और हम तीनों जने हम इस तरह के आश्वस्त होना चाहते हैं क्या वो लड़का भले किसी जाति से है लेकिन क्या वो लड़का सही है, उस बहन और उसका बैकग्राउंड
इतिहास उसकी हिस्ट्री जो भी है उसकी, वो उसको समझेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि वो लड़का सही है और अच्छे घर से है या उसके दो तरीके अच्छे हैं, तो हम अवश्य उसकी शादी उसे कराएं। अच्छा, तो इसका जिसमें मतलब जाति कोई आधार नहीं माना। तो इसका मतलब जाति फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? जाति व्यवस्था से सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है। कैसे स्पष्ट करो? सामाजिक संगठन स्थापित करने के लिए सर, कैसे सामाजिक संगठन कैसे स्पष्ट? ठीक है, 2 बात बताइए, 2-3 बिंदु बताओ। सॉरी सर, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहे हैं? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी रहा है और पॉलिटिकल साइंस भी रहा है। जी सर। इकोनॉमिक्स में एक बात आती है कि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो नौकरशाही प्रमुख संस्थान है। जी सर। क्या विचार हैं इस बारे में? क्या नौकरशाही आर्थिक विकास में योगदान देती है? सॉरी सर, नहीं बता पाएंगे तो राजनीति से बात कर लेते हैं। राजनीति में आप ये देखते हैं कि जब आप प्रशासन में आएंगे जी सर। तो आप प्रशासन का अंग होते हुए भी राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं उन लोगों से सीधा संपर्क रहेगा। जी सर। उस समय दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो जी सर। उसको हैंडल कैसे करेंगे आप? सर इस दौरान अगर प्रशासक के और राजनीतिक के बीच में किस तरीके से कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसके बीच में सबसे स्पष्ट धारा के लिए कानून, जिस कानून को लेकर, जिस बात को लेकर उनके बीच में गतिरोध उत्पन्न हुआ, उस कानून के बारे में स्पष्ट जानकारी लेकर के और संबंधित राजनीतिक को बताया जाए कि इसमें ये कानून है और ये चीज़ इस तरीके से हमें इस कार्य को करने के लिए कहता है और ये नहीं कहने के लिए कहता है। उस समय में उनको समझाया। आपकी पोस्टिंग होती है एसडीएम जोधपुर। जी सर। और एमएलए जोधपुर पोस्टिंग के फर्स्ट डे आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे घर पर आकर मिलिए। जी सर। और बात करनी है आपसे। जी सर। क्या करेंगे आप? सर मैं उन्हें कहूँगा कि मैं आपके घर पे आकर नहीं मिल सकता, अगर आपको मेरे संबंध में किसी संबंध में कोई बात करनी है तो आप मेरे चैम्बर में आइए, कल सुबह आ रहे। आप उनके घर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। अगर वो घर पर जन सुनवाई कर रहे हैं तब? घर पर अगर वो जन सुनवाई कर रहे हैं तब क्या करेंगे? सॉरी, नहीं, डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे में सॉरी आप एमएलए को बोलेंगे, इसको सॉरी बोलेंगे, तब मैं जाना उचित समझूंगा। तब आप जाएंगे? जी सर। जन सुनवाई के दौरान जाऊंगा, उसमें वो भी निर्देश होंगे, जन सुनवाई। आपने 2 तरह के निर्णय ले लिए और इससे मुझे लगता है कि आपके उस जनप्रतिनिधि से टकराव सीधे हो जाएंगे जो व्यक्तिगत होंगे। और ये एक प्रशासन में कुशलता के लिए या उसके रिजल्ट के लिए, जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीति और प्रशासन जब समानांतर चलते हैं और एक हित के लिए चलते हैं तभी विकास होता है आम लोगों का। जी सर। ऐसे में तो आप दोनों की भिड़ंत जो है आम जनता के लिए परेशानी का सबक बन जाएगी। सर मेरा उनसे व्यक्तिगत अगर उनका कोई गतिरोध होता है तो वो उनकी जो खुद की जो इच्छाएं अभिलाषाएं उनको पूर्ण करने के लिए, मेरे पे थोपने के लिए करते हैं, तो वो तो मैं किसी कतई स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन अगर जन सुनवाई में लोगों के हित में अगर उनका कोई आदेश या निर्देश है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूँगा। ठीक है पीयूष जी, ऑल द बेस्ट।